मेटल्स का जिक्र जो है वो मैंने आपको पहले की क्लासेस में कंप्लीटली कर दिया था। आज हम अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चे नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि 118 है, जिसमें से 118 में से 91 मेटल्स हैं। ठीक है, 91 मेटल हैं। 20 जो हैं ये अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स हैं। 20 क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और ये 91 क्या है? मेटल्स हैं। और अगर हम मेटलॉइड्स की बात करें, ठीक है, मेटलॉइड्स की बात करें, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुओं की बात करें, तो बच्चे उपधातुएं जो हैं जो रिमेनिंग बच गई कितनी होंगी? 1, 9 और 2 कितने हो गए भाई? 11। ठीक है, 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो अब 118 में से 111 माइनस करोगे तो 7, यानी कि 7 जो है वो आपके पास में क्या है? मेटलॉइड्स हैं, उपधातु हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे अधातुओं की। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि अधातुओं में मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी गैसेस आती हैं। नॉन मेटल में मोस्ट प्रोबेबली सारी की सारी क्या आती हैं? गैसेस आती हैं। अधातुएं जो होती हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, अधातुएं जो है विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि इंसुलेटर होती हैं। ठीक है, इंसुलेटर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इंसुलेटर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं बच्चे? कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। ना ही तो इनमें से हीट पास होती, ना ही विद्युत पास होती, यानी कि ऊष्मा और विद्युत दोनों के दोनों इनमें से पास नहीं होते। क्लियर है इतनी बातें? अब यहाँ पे देखिए, अधातुओं में ओनली आपसे पूछा जाए एकमात्र अधातु, ओनली वन नॉन मेटल, एकमात्र अधातु जो विद्युत और यानी कि हीट की सुचालक होती है। सुचालक यानी कि कंडक्टर होती है। ठीक है, कंडक्टर होती है, वह कौन है? ठीक है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, वह कौन है? तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बच्चे ग्रेफाइट। पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का एक अपरूप है। इस बात को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। समझ में आया भाई? उसके बाद चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, अधातुओं में और क्या हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनमें इतनी ज्यादा चमक नहीं होती, ना तो ये तन्य होती हैं, यानी कि ये डक्टाइल भी नहीं होती, मेलिएबल भी नहीं होती, नॉन लस्ट्रस यानी कि चमक रहित होती हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? ये मतलब कि धातुओं के जो गुण अपन ने पढ़े थे उनके बिल्कुल उल्टे जो होते हैं वो अधातुएं होती हैं। समझ में आई है? तो आप एक एक करके अधातुओं का जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि सिंबल हो गया H। एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। और हाइड्रोजन जो है इसकी खोज पूछी जा सकती है कि किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कवेंडिश ने। आप सिर्फ कवेंडिश याद रख लेना, हेनरी कवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नाम क्या आएगा? हेनरी कवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नाम क्या आएगा? हेनरी कवेंडिश। क्या नाम आएगा जी? हेनरी कवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की जो है वो खोज की गई थी। ठीक है बच्चे, उसके बाद में चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, खोज होगी हेनरी कवेंडिश ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन को नाम किसने दिया था, हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था, नाम किसने दिया था, तो आप बताएंगे लेवोजियर ने। किसने दिया था? लेवोजियर ने। लेकिन खोज पूछी जाती है, नामकरण इतना नहीं पूछा जाता, तो नाम इसलिए क्या आएगा? हेनरी कवेंडिश आएगा। परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान 1.008।
1.008। हाइड्रोजन ओनली एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, चाहे धातुओं में लगा लो, चाहे अधातुओं में लगा लो, चाहे उपधातुओं में लगा लो, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, एकमात्र ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। समझ गए? जिसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। समझ आई? क्योंकि इसके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझ में आ गई? ठीक है। आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसा तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। क्या बताएंगे आप? हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बातें? अब हाइड्रोजन दो शब्दों के मेल से बना है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, एक हाइड्रो और दूसरा जीन्स। हाइड्रोजन वैसे ग्रीक भाषा का शब्द है, इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये गैस इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। हाइड्रोजन वैसे है कौन सा? ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना, हाइड्रो प्लस जीन। अब देखो हाइड्रो जो है इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक है। जीन का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, यानी कि ये क्या करता है? जल का उत्पादन करता है। हाइड्रोजन यानी कि जल, जीन मतलब उत्पादन करने वाला। ये किसका उत्पादन करता है? जल का उत्पादन करता है। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है। जल का उत्पादन, जल का फॉर्मूला H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जल में 2:1 में पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा रहता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब हाइड्रोजन, रॉकेट में कौन सी गैस यूज होती है? रॉकेट में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, द्रवीय हाइड्रोजन बोलते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग जो है वो किया जाता है किसमें? रॉकेट में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से उसके पीछे पूंछ सी बनती है, धुआं निकलता है, ठीक है। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। कितने? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये गलत लिखा गया, इसको सही लिखते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। कौन से हैं? समस्थानिक तो आप लोगों को पता लग गया होगा, बहुत बार करवा दिया। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। अब यहाँ पे देखो 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को क्या बोला जाता है? प्रोटियम, ठीक है, इंग्लिश में भी प्रोटियम बोलेंगे। 1H2 को क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम। और इसको क्या बोला जाता है? ट्रीटियम, ठीक है, ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये 3 हो गए। अब प्रोटियम की अगर हम बात करें तो इससे जल बनता है। क्या बनता है? इससे जल बनता है। ड्यूटीरियम की अगर हम बात करें तो इससे भारी जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भारी जल, यानी कि हैवी वाटर का निर्माण होता है। ट्रीटियम जो है ये हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है, ऐसा आइसोटोप है जो रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी शो करता है। ये क्या करता है बच्चे? ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है। क्या शो करता है? रेडियो एक्टिविटी शो करता है। समझ में आ गई? और इसी से, ट्रीटियम से ही क्या बनता है? ट्रीटियम से बनता है हाइड्रोजन बम। तो आपसे पेपर में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के द्वारा किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन बम का निर्माण करता है ट्रीटियम। कौन करता है जी? ट्रीटियम करता है। और ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है कौन?
ट्रीटियम। समझ में आई है? हैवी वाटर का कौन करता है? ड्यूटेरियम 1H2। और प्रोटियम क्या बनाता है? जल बनाता है। तो इन तीनों का अलग अलग यूज है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के 3 बेटे हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग। क्योंकि ये समस्थानिक है, और समस्थानिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास अलग अलग हो। जैसे कि ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये नीचे वाली क्या है? परमाणु संख्या है 1 1 1, ये क्या है? सेम है। ऊपर ये परमाणु द्रव्यमान 1 2 3, ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया। समझ गए? क्लियर है? कर लोगे इतना? ठीक है। अब मैंने बोला था कि हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। तो देखो ये तीनों अलग अलग हैं। तो प्रोटियम जो होता है ना, इसके अंदर न्यूट्रॉन की एब्सेंस रहती है, लेकिन ये जो ड्यूटेरियम है इसके अंदर भी न्यूट्रॉन पाया जाता है और ट्रीटियम के अंदर भी न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इवन ट्रीटियम के अंदर तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ट्रीटियम के अंदर तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी वजह से इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 3 होता है। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है बच्चे? एटॉमिक मास अगर आप देखें, यानी कि परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहें तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को। किसको? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन को। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, इसीलिए परमाणु संख्या क्या है हाइड्रोजन की? 1 है। समझ गए? तो अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करेंगे तभी तो अपने पास परमाणु द्रव्यमान आएगा। तो प्रोटॉन हमेशा ही 1 रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 1 है, इस वजह से 2 है। अगर परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना है? 3 है, तो मतलब ये कि प्रोटॉन तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2, यानी कि 3 हो गया। ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर? इतनी बातें होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। उसके बाद में सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन ही है। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि 1 है, सॉरी हाइड्रोजन है। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे कम है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाइड्रोजन के यूज क्या क्या है? अलग अलग बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है, ये हाईली इनफ्लेमेबल है। ठीक है। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, एक चीज और, हाइड्रोजनीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस क्या होती है? वनस्पति तेल बनाने की जो प्रोसेस होती है, वनस्पति तेल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। तो वनस्पति तेल बनाने की जो प्रोसेस होती है, वनस्पति तेल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है ना, ये हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें जो गैस यूज होती है वो हाइड्रोजन ही यूज होती है। तो आपसे पूछा जाए वनस्पति तेल बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा जी आपका? हाइड्रोजन। ठीक है। अब कच्चे तेल को शुद्ध करने में भी, ठीक है, कच्चे तेल से सल्फर को हटाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तेल को शुद्ध करने की प्रोसेस में भी किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गैस पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते ना? नहीं रह सकते या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंगहीन है और गंधहीन है, यानी कि ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, क्योंकि हम देखो
सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से तो हमें स्मेल आ रही है, अगर प्रदूषित हो किसी चीज की वजह से तो अलग बात है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये रंगहीन और गंधहीन गैस है, रंगहीन और गंधहीन, यानी कि इसकी कोई भी स्मेल जो है वो नहीं होती, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। क्लियर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में आपको पता है दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में, क्योंकि पहली तो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी? तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है, 21%। सबसे ज्यादा 78% की मात्रा में कौन होती है? कौन होती है भाई? नाइट्रोजन, और ये 21% पाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखें, इसका एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसका सिंबल O है ना, तो इसी से बन जाएगा एटॉमिक नंबर। 2 अंडे मिला दीजिए ऊपर नीचे करके, तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। लगभग इसका डबल करेंगे, 15.9 होती है, तो ये कितनी होगी? 16। ये इसकी क्या होगी? परमाणु द्रव्यमान। ये इसका क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान, जिसको आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। जिसको आप क्या बोलेंगे बच्चे? इसे आप बोलेंगे एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट, इसी में क्या होगा? इसे प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हमें बचाती है। ठीक है, इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, तो इसी वजह से इसे प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है। इसे प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है। क्लास ओहो, ठीक है, ठीक है। इसे प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है। रुको भाई, एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसको सेट कर ले। ठीक है, क्योंकि इसे प्राणदायी गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या किस काम आती है? ये किस काम आती है? हमें बचाती है, ये सांस लेते हैं हम, जीवित रहते हैं हम, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? प्राणदायी गैस कहते हैं। प्राणदायी गैस से कहा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, उसके बाद में इसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टले या फिर शीले नाम के। शीले बोलते हैं या फिर क्रिस्टले बोलते हैं, क्रिस्टले या शीले, इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए तो आंसर यही होगा। ठीक है, क्रिस्टले या शीले। इसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टले या शीले। अब भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाले गैस, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने, लगभग 46.6% यानी लगभग 47% हो जाती है। 46.6% यानी कि 46% ही लिखा आता है, बहुत बार देखा है, लेकिन फिर भी ये लगभग 47% लिखा है, तो आंसर ठीक हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो, इसका एकमात्र अपरूप है ओजोन। एक पॉइंट और लिख लो ओजोन पे जाने से पहले, यह खुद नहीं जलती,
जलती लेकिन जलाने में मदद करती है, लेकिन जलाने में मदद करती है। यह खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में मदद करती है। यह खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में मदद करती है। कौन? ऑक्सीजन। इसका एकमात्र अपरूप ओजोन है। ओजोन ऑक्सीजन का एकमात्र अपरूप है जिसका फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एकमात्र अपरूप है जिसका फॉर्मूला होता है O3। अब यहाँ पे देखिए अपरूप क्या होता है। अपरूप को आप क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स अपरूप होता है ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो, सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे बच्चे, इनको आप बोलोगे अपरूप। अब ऑक्सीजन का एकमात्र अपरूप है ओजोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है जिसका फॉर्मूला? O3। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के, आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? 3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु पाए जाते हैं? 3। और ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पेपर में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, चलिएगा हम इंडियन जीके में करेंगे आज नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, या इसको बोलोगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य या आप इसे बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी टॉपिक मैंने आपको ज्योग्राफी के करवाए हैं, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें से ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन तो अपने को नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री करते हैं, फिर पॉलिटी करते हैं और ज्योग्राफी को करते ही नहीं है। और ज्योग्राफी, पीछे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नंबर की ज्योग्राफी पूछी गई थी, पहाड़ों पर्वतों के बारे में, जो बच्चों को नहीं आते थे। तो इस वजह से आपा ने ऐसी गलती नहीं करनी। आपा वो टॉपिक हर, चाहे केमिस्ट्री चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के करने हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, हेली नेशनल पार्क है। अब है कहां पे ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। कहां पे स्थित? कहां पे है? उत्तराखंड में है। ये कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में यह स्थित है। उसके बाद में देखो, देश में सर्वाधिक उद्यान 11 हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक उद्यान
11 है। देश में सर्वाधिक उद्यान 11 है। कहाँ पे है? देश में, यानी कि हमारे यहाँ पे सर्वाधिक उद्यान किस राज्य में? 11 है, लेकिन है किस में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसको कुछ ट्रिक्स लगा के करेंगे, कुछ ट्रिक्स लगा के करेंगे। सबसे पहले देखोगे आप ट्रिक क्या है? असम चल दिए काजी मानस, असम चल दिए काजी मानस। ठीक है, ये ट्रिक बहुत से लोग इस ट्रिक को करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अपने पास, ये बहुत से लोग इस ट्रिक को पढ़ते हैं। और अगर आप एसएससी या फिर बैंकिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इस ट्रिक को रटे हुए बैठे होते हैं, क्योंकि ये आते ही आते हैं हर एग्जाम में। राष्ट्रीय उद्यान असम की बात कर रहे हैं तो असम में काजी से बन जाएगा जी काजीरंगा। आपसे पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में। मानस से आ जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों के दोनों उद्यान जो हैं ये कहाँ पे हैं? असम में। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये कहाँ पे हैं? ये असम में है। ठीक है, उसके बाद में देखो तमिल बन गए। पहली लाइन तो ये थी, दूसरी लाइन इस पोइम की क्या है? तमिल बन गए मुदुल वेदांत, तमिल बन गए मुदुल वेदांत। ठीक है, तमिल बन गए मुदुल वेदांत। तमिल से आप भली भांति जानते हैं क्या बनेगा? तमिलनाडु। मुदुल से क्या बनेगा? मुदुल मेलाई, मुदुन मेलाई। वेदांत से क्या बनेगा? वेदांत गल, वेदांत गल। मुदुन मेलाई और वेदांत गल, तो ये दोनों के दोनों तमिल बन गए मुदुल वेदांत, मेदुन मेदाई, मुदुन मेलाई और वेदांत गल। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड जाकर पला हजारी। झारखंड जाकर, इसकी नेक्स्ट लाइन है झारखंड जाकर पला हजारी, झारखंड जाकर पला हजारी। तो इसमें आपने टारगेट करने है ये वर्ड। झारखंड से झारखंड आ जाएगा, पला से आएगा पलामू, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हजारी से आ जाएगा हजारी बाग, हजारी से आ जाएगा हजारी बाग वन्य जीव। झारखंड जाकर पला, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। हजारी से आ जाएगा हजारी बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद में पलामू जो है इसको बेतवा वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोला जाता है। पलामू जो है इसको बेतवा वन्य जीव अभ्यारण्य भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड जाकर पला हजारी। उसके बाद में रणघाना ने किया राज। रणघाना, रणघाना, एक तो इस वर्ड को टारगेट करना है, ने किया राज। रणघाना ने किया राज। रण से रणथंबोर, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। घाना से आ जाएगा घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान। किया राज, राज से आ जाएगा राजस्थान, राज से आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, रणथंबोर, रणघाना ने किया राज, रणथंबोर, घाना से घाना, राज से राजस्थान। ठीक है, क्लियर है? 4 लाइंस क्लियर। उसके बाद पांचवी है, पांचवी लाइन है किश्तों में, किश्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, लाया चिंगम। इसको करना है, इसको टारगेट करना है और इसको टारगेट करना है। किश्तों से किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर, जेके लिख दिया मैंने। लाया से कुछ नहीं, चिंगम से डाचीगम, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगम। किश्तवाड़, जम्मू और डाचीगम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, पर गुजरात में गिर गई। 6 लाइन बोलती है
पर गुजरात में गिर गई, में गिर गई। गुजरात से गुजरात, गिर से क्या आ जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या आ जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब आपका काम है कि आपने ये इतनी पोएम याद रखनी है, इतनी पोइम आपने याद रखनी है। इस पोइम के अलावा ये आधी पोइम रहती है भी, ठीक है, ये कल करवाएंगे, लेकिन उससे अलावा आपको 5-6 वैसे याद रखने हैं। सबसे पहले है दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये आपको बिना ट्रिक के याद में रखना है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, तो ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में। दालमा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, झारखंड में। उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट है गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ पे, गुजरात में, और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, गुजरात में। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये है केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है बच्चे, केरल में। उसी टाइप से नेक्स्ट है जी आपका दम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम, इंपॉर्टेंट है ये, दम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम। तो ये आपको वैसे याद रखने हैं, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, क्लियर। तो इतना आप करना आज की क्लास के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी।